नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग 24 जनवरी 2019 के करंट अफेयर्स देखेंगे। करंट अफेयर्स की जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उसको हम देखेंगे। सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में कुछ चीज़ें देखेंगे। पूरी डिटेल नहीं बताऊंगा, अभी जो गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए हैं उनसे रिलेटेड वो बताऊंगा। साथ साथ उनकी लाइफ पे बहुत सारी वीडियोस में ऑलरेडी दे रखे हैं, उनके लिंक्स मैंने दे दिए हैं इस पीपीटी में, तो वो देख के आप वो देख लीजिए, तो सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में आपको पता चल जाएगा। फिर एक मेमोरेंडम ऑफ कॉपरेशन साइन हुआ इंडिया जापान के बीच में और इंडिया कुवैत के बीच में, उसके बारे में बात करेंगे। फिर यूनियन कैबिनेट ने नेशनल बेंच ऑफ जीएसटी एपलेट ट्रिब्यूनल को अपनी स्वीकृति दे दी है, उसके बारे में बात करेंगे। फिर 7 मेंबर कंट्रीज के साथ जो करेंसी स्वैप में अमेंडमेंट हुआ है उसके बारे में बात करेंगे। फिर इंडिया अफ्रीका फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज 2019 के बारे में बात करेंगे। फिर एक सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार शुरू हुआ, उसके बारे में बात करेंगे। फिर माइक्रो सेट आर और कलाम सेट करके जो ये इसरो ने ऊपर भेज रखा है, तो माइक्रोसेट आर ये मिलिट्री पर्पसेस के लिए भेजा गया है, इसके एग्जैक्ट यूजेस अभी नहीं बताए गए हैं, तो इसके बारे में बात करेंगे। फिर रोशनी ऐप लेके आएगी विजुअल चैलेंज के लिए, ताकि वो नोटों को पहचान सके, करेंसी डिनोमिनेशन को पहचान सकें, उसके बारे में बात करेंगे। फिर केरला टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए पार्टनरशिप मीट शुरू किया गया, उसके बारे में बात करेंगे। एरो 3 इंटरसेप्टर सिस्टम के बारे में बात करेंगे। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने रिसेंटली एक रिपोर्ट दी, उसमें जो उसकी फाइंडिंग्स है उसके बारे में बात करेंगे। यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट्स 19-2000 की जो रिपोर्ट उसके बारे में बात करेंगे। फिर ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में इंडिया का क्या नंबर है, कौन टॉप पे है, इसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, सुभाष चंद्र बोस जी न्यूज़ में इसलिए क्योंकि 23 जनवरी 1897 यानी कल उनका जन्मदिन की 122वीं या 123वीं वर्षगांठ थी। ठीक है, इस दिन ये बॉर्न हुए थे। अब देखिए, सुभाष चंद्र बोस जी से रिलेटेड मैंने बहुत सारी वीडियोस बना रखी हैं फ्रेंड्स। ठीक है, इनकी बायोग्राफी मैंने बना रखी है, इसका लिंक है। फिर त्रिपुरा सेशन और हरिपुरा सेशन में क्या हुआ था ये बना रखा है। आज़ाद हिंद फौज में इनका क्या रोल था ये बना रखा है। तो अगर आपको सुभाष चंद्र बोस जी के लिए अगर आप ये 3 वीडियोस देख लेते हैं, आपको उनके बारे में सब कुछ पता चल जाएगा और कहीं से कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, बट यहाँ नहीं बता सकता क्योंकि इन 3 वीडियोस में मैंने बहुत डिटेल में एक एक चीज़ को बहुत अच्छे से कवर किया, जाके जरूर देखें। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स, सुभाष चंद्र बोस जी के नाम का म्यूजियम सुभाष चंद्र बोस म्यूजियम इनॉग्रेट किया गया रेड फोर्ट में 23 जनवरी 2019 को। साथ साथ याद ए जलियां म्यूजियम, जिसमें जलियांवाला बाग की जो ट्रेजेडी हुई थी और वर्ल्ड वॉर 1 से रिलेटेड कुछ चीज़ें वहाँ पे डिस्प्ले कर रखी है। म्यूजियम ऑन 1857, जो 1857 का रिवॉल्ट ऑफ 1857 हुआ था, जो कि इंडिया का फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ था, उसके बेसिस पे भी म्यूजियम खोला गया है। और फिर एक दृश्य कला म्यूजियम खोला गया है जो कि इंडियन आर्ट पे बेस्ड है। ये सारे म्यूजियम्स रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स में खोले गए हैं। फिर इंडिया और जापान ने मिलकर एक मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन साइन किया गया है फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में। और देखिए, फूड प्रोसेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि फ्रेंड्स, फूड प्रोसेसिंग से आप हमारे देश की न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी को इंश्योर कर सकते हैं। फूड प्रोसेसिंग के थ्रू एक बहुत ज़्यादा फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज बनेगा, जिससे बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, जीडीपी को वो मिलेगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं फ्रेंड्स फूड प्रोसेसिंग से रिलेटेड। अगर आप इसके अलग अलग डायमेंशंस में जाएंगे तो इतने डायमेंशंस निकल आएंगे कि मतलब आप 2 घंटे निकल जाएंगे उसको समझाते समझाते। ठीक है, तो मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन के थ्रू इंडिया जापान आपस में एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके फूड प्रोसेसिंग को बढ़ावा देंगे। ठीक है, और मार्केट एक्सेस को अच्छे से बढ़ाएंगे, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स को अच्छे से बनाएंगे, न्यूट्रिशनल स्टेटस को इंश्योर करेंगे, ये सब चीज़ें करेंगे। फिर इंडिया और कुवैत के बीच में भी एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है, जिसमें कुवैत में काम करने वाले जो हिंदुस्तानी हैं, लगभग 3 लाख इंडियन वर्कर्स वहाँ काम कर रहे हैं, जिसमें 90,000 वुमेन हैं। तो उनके रिक्रूटमेंट कंडीशन से रिलेटेड इंडिया और कुवैत के बीच में कोऑपरेशन के लिए एक मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन साइन किया गया है और इसका नाम है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन द रिक्रूटमेंट ऑफ डोमेस्टिक वर्कर्स। तो भाई, डोमेस्टिक वर्कर्स वहाँ पे अपने आप को रजिस्टर कर सकें, ठीक से डिग्निटी से काम कर सके, उनका एक्सप्लॉयटेशन ना हो, खासकर वुमेन जो वहाँ पे काम कर रही है उनका एक्सप्लॉयटेशन ना हो, तो इस चीज़ से इंश्योर किया जाएगा। वैसे भी आपको पता है फ्रेंड्स, मिडिल ईस्ट में जितने इंडियन वुमेन काम कर रही हैं, ठीक है, जो लोअर लेवल्स पे, लोअर रंग्स पे, उनको कभी कभी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, खासकर उन लोगों को जो बहुत ज़्यादा, वो वुमेन्स जो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल, जो कि एक डोमेस्टिक हेल्प की तरह काम कर रही हैं, जो पढ़ी लिखी नहीं है, ठीक है ना, थोड़े गरीब तबके में आती है, तो उनको काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है कभी कभी। ठीक है ना, उनका सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन हो जाता है, उनकी बातें नहीं सुनी जाती हैं, उनकी मूवमेंट ऑफ फ्रीडम को ब्लॉक किया जाता है। और केवल उनको ही नहीं, जो बाकी वर्कर्स हैं उनको भी प्रॉब्लम होती है, अलग अलग तरीके की बहुत सारी। तो उन सब चीज़ों को देखने के लिए ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया इंडिया कुवैत के बीच में। हालांकि इस तरीके की प्रॉब्लम्स पूरे मिडिल ईस्ट में है इंडियन डायस्पोरा के साथ, जिसको गवर्नमेंट धीरे धीरे अलग अलग स्टेप्स के थ्रू सॉल्व करने की कोशिश कर रही है। फिर जीएसटी एपलेट ट्राइब्यूनल की एक नेशनल बेंच को यूनियन कैबिनेट ने प्री अप्रूवल दे दी है। ठीक है, अब देखिए, जीएसटी लॉज से रिलेटेड अगर कोई भी अपील होगी तो पहले तो वो अपील फ्रेंड्स आपकी जो मतलब पहली बॉडी है उसके पास जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देखिए, ठीक है, पहली अपीलेट अथॉरिटी या फिर रिवीजनल अथॉरिटी कर लीजिए कि मान लीजिए जीएसटी लॉ से रिलेटेड अगर कोई भी इशू उठता है
तो वो फर्स्ट अथॉरिटी के पास जाएगा, पहली अपील होगी। अगर उस पहली अपील के बाद भी रिजल्ट नहीं निकलता है तो फिर वो अपील जीएसटी अपीलेट ट्राइब्यूनल में आ सकती है। यानी कि सेंट्रल और स्टेट जीएसटी एक्ट्स के अंदर कुछ ऐसी अथॉरिटी बनाई जाएंगी जो कि उनके लॉस के खिलाफ वहां पे जाके हम केस फाइल कर सकते हैं। अगर उन अथॉरिटी से भी केस ठीक से सॉल्व नहीं हो पाता है तो फिर वो केस जीएसटी अपीलेट ट्राइब्यूनल के पास आ जाएगा। ये कुछ इस तरीके से कि फ्रेंड्स एक एनसीएलटी है जिसको बोलते हैं नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल, और उसके ऊपर क्या हो जाएगा एनसीएलएटी नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्राइब्यूनल। ठीक है, फिर एक होता है डीआरटी डेप्ट रिकवरी ट्राइब्यूनल, उसके ऊपर होता है डीआरएटी डेप्ट रिकवरी अपीलेट ट्राइब्यूनल। तो यहां पे भी सेंट्रल और स्टेट जीएसटी के अंदर पे एक अथॉरिटी होगी जो पहले उन केसेस को डिसाइड करेगी, और उसके अगेंस्ट अगर अपील मारनी तो कहां जाना पड़ेगा, जीएसटी अपीलेट ट्राइब्यूनल जाना पड़ेगा। इससे होगा क्या कि सेंटर और स्टेट्स के जीएसटी से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होगी वो पहली बॉडी के अपील के बाद अगर दूसरी बार अपील में जानी है तो वो जीएसटी अपीलेट ट्राइब्यूनल में जाएगी, जो कि सेंटर और स्टेट्स के बीच में एक तरीके की यूनिफॉर्मिटी भी लेके आएगा और जीएसटी को पूरे देश में इंप्लीमेंट करने में यूनिफॉर्मली मदद करेगा। जब ये नेशनल बेंच एंड अपीलेट ट्राइब्यूनल बनाया जाएगा तो न्यू दिल्ली में होगा ये। इसमें कौन कौन होगा, इसके प्रेसिडेंट होंगे, फिर एक टेक्निकल मेंबर होगा जो कि सेंटर का होगा, एक टेक्निकल मेंबर होगा जो कि स्टेट का होगा। ठीक है, और इसकी पावर कैसे मिलती है सेंट्रल गवर्नमेंट को, सेक्शन 109 ऑफ द चैप्टर, ठीक है, ये सीजीएसटी एक्ट का जो सेक्शन 109 है वो एम्पावर करता है सेंट्रल गवर्नमेंट का कि जीएसटी काउंसिल के रिकमेंडेशंस पे एक नोटिफिकेशन के थ्रू एक अपीलेट ट्राइब्यूनल बना सकते हैं, और जो कि बनाने के लिए अप्रूवल दे दिया है यूनियन कैबिनेट ने। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सार्क मेंबर्स के साथ 1 मार्च 2012 को एक फ्रेमवर्क ऑन करेंसी स्वैप अरेंजमेंट साइन किया था इंडिया ने। अब ये फ्रेमवर्क ऑन करेंसी स्वैप अरेंजमेंट बस इतना था कि जब सार्क मेंबर्स की जो भी कंट्री हैं, अगर उनको कभी भी किसी तरीके की फॉरेन एक्सचेंज की प्रॉब्लम हो जाती है या बैलेंस ऑफ पेमेंट की क्राइसिस हो जाती है। बैलेंस ऑफ पेमेंट की क्राइसिस क्या होती है फ्रेंड्स, बैलेंस ऑफ पेमेंट की क्राइसिस बस इसलिए समझ लीजिए कि बहुत सारी जब जो कंट्रीज होती हैं, अब हर कंट्री के पास हर तरीके की रिसोर्सेज नहीं है, तो वो जिस चीज में अच्छा है उसको बना के बाहर एक्सपोर्ट करेगा और जिस चीज में बुरा है उसको इंपोर्ट करेगा। तो और जब वो इंपोर्ट करेगा तो उसको पेमेंट करनी पड़ेगी उस कंट्री को। तो जब इंपोर्ट का सामान लाने के लिए पेमेंट करने के लिए पैसा ही ना हो कंट्री के पास तो उसको बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। ऐसा कुछ 1991 में हुआ था इंडिया में, जब इंडिया में प्रॉब्लम आई थी ये बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस की। तो अगर सार्क कंट्रीज में बैलेंस ऑफ पेमेंट प्राइसेस की प्रॉब्लम आती है, देखिए क्या होता है जब आप इंपोर्ट्स को आपको फाइनेंस करना होता है ना, तो वो आप अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से करते हो, लेकिन अगर आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी खत्म हो गए तो फिर आपको एक्सटर्नल मदद की जरूरत पड़ती है। और इस फ्रेमवर्क ऑन करेंसी स्वैप अरेंजमेंट से ये मदद देती थी भारत सरकार किसको, इन सार्क मेंबर कंट्रीज को। अब इसमें कुछ अमेंडमेंट लाए गए और स्टैंड बाई स्वैप का क्लॉज लेके आया गया है। जो ओरिजिनल एक 2012 वाला अरेंजमेंट था उसमें ये बोला था कि मैक्सिमम $2 बिलियन दिए जा सकते हैं, उसके अंदर एक लिमिट रखी गई थी। अब बोला गया है कि एक स्टैंड बाई स्वैप के अंदर $400 मिलियन भी दिए जा सकते हैं। पहले ये लिमिट कुछ और थी, अब इसको बढ़ा के $400 मिलियन कर दिया गया है। उसके साथ साथ कुछ माइनर चेंजेस किए गए हैं, जैसे कि ऑपरेशन में पीरियड ऑफ स्वैप, रोल ओवर, यानी कि किस तरीके से ये जो फ्रेमवर्क ऑफ करेंसी स्वैप एग्रीमेंट है इसको स्विफ्टली अप्लाई किया जा सके, इसके लिए इसमें अमेंडमेंट किए गए। अमेंडमेंट के थ्रू कितना पैसा एक बार में दिया जा सकता है उसकी लिमिट को बढ़ा के $400 मिलियन किया गया है, और अपर लिमिट को अभी भी $2 बिलियन पे फिक्स रखा गया है फ्रेंड्स। ठीक है, और इसकी टेक्निकलिटी एग्जैक्टली अलग अलग कंट्री के साथ ये किस तरीके से अप्लाई किया जाएगा उसके लिए भारत सरकार अलग अलग कंट्री के साथ अपने अलग से निगोसिएशन करके अपना एक ड्राफ्ट निकालेगी। फिर आगे चलते हैं। एक इंडिया अफ्रीका फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज हुई है 2019 की, कहाँ हुई है, 23 से 24 जनवरी 2019 को पुणे में हुई है। डेलीगेट्स इजिप्ट से आए थे, नामीबिया, तंजानिया, साउथ अफ्रीका, सूडान, जाम्बिया, नाइजर, युगांडा, मोजाम्बिक, सेनेगल, नाइजर और घाना। और आप समझ सकते हो कि इन सब जगहों से कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए आए थे, साउथ अफ्रीका से भी आ रखे थे। इनका काम क्या था कि भैया ह्यूमैनिटेरियन एक्शन होता है, जो जॉइंट पीस ऑपरेशंस होते हैं उनको साथ मिलकर किया जाए। देखिए जॉइंट पीस ऑपरेशंस अक्सर कर हो जाते हैं, मान लीजिए कम्युनल राइट हो गया, कहीं वॉर हो गया, ठीक है, या किसी कॉन्फ्लिक्ट जोन में हमारे कंट्री के लोग फंस गए, तो एक जॉइंट पीस ऑपरेशन होगा, ठीक है, जहां पे दोनों फोर्सेस मिलकर उन लोगों को बचा के लाएंगी। फिर ह्यूमैनिटेरियन एक्शन, और खास बात यह है कि जो इंडिया अफ्रीका फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज का जो सबसे मेन काम है वो ये है कि भाई अफ्रीका और इंडिया के बीच में पॉलिटिकल और मिलिट्री टाइज को और स्ट्रॉन्ग किया जाए। ऑलरेडी इंडिया अफ्रीका के बीच में जो स्ट्रेटेजिक रिलेशन है वो बहुत तेजी से अच्छे हो रहे हैं, लेकिन मिलिट्री टाइज को, स्ट्रेटेजिक टाइज को और अच्छा किया जाए, इसके लिए फील्ड एक्सरसाइज हुई है। फिर उसके आगे आते हैं फ्रेंड्स, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार पे ये एक नया पुरस्कार बनाया गया, सुभाष चंद्र बोस जी के नाम पे बनाया गया। क्योंकि 23 जनवरी को उनका जन्मदिन था तो फ्रेंड्स काफी
हद तक अभी देखा जा रहा है कि आप बहुत सारी चीज़ें उनसे रिलेटेड की जा रही है। उनकी 122वीं वर्षगांठ थी, ठीक है। तो हर साल 23 जनवरी को ये सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार दिए जाएंगे। सिटीजन्स को भी दिए जा सकते हैं, पूरे पूरे ऑर्गेनाइजेशंस को भी दिए जा सकते हैं, और उन फील्ड के एरियाज में दिए जाएंगे, डिजास्टर मैनेजमेंट के एरियाज में दिए जाएंगे। डिजास्टर मैनेजमेंट में प्रिवेंशन भी हो सकता है, मिटिगेशन भी हो सकता है, प्रिपेयर्डनेस भी हो सकता है, रेस्पॉन्स हो सकता है, रेस्क्यू हो सकता है, रिलीफ, रिहेबिलिटेशन, रिसर्च, इनोवेशन, या फिर अर्ली वार्निंग, ठीक है ना। तो इन सब चीज़ों को डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर जो आती हैं, इनके अंदर सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार दिया जा सकता है। 2019 का ये जो पुरस्कार है वो 8th बटालियन ऑफ द नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स को दिया गया है, जो कि गाजियाबाद में लोकेटेड है। उसने डिजास्टर मैनेजमेंट में काफी काम किया है, और जिसको भी अवार्ड मिलेगा उसको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, साथ में 51 लाख रुपए का कैश प्राइज मिलेगा, जो कि काफी बड़ा अमाउंट है। फिर एक माइक्रोसॉफ्ट आर और कलाम सेट करके कुछ न्यूज आ रही है, इसको हम लोग देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, क्या है कि एक PSLV C-44 हमारा लॉन्च व्हीकल है, ठीक है ना। इसने एक माइक्रोसेट आर, जो कि एक मिलिट्री गेट का सेटेलाइट है, इसको भेजा है। उसके साथ कलाम सेट करके एक नैनो सेटेलाइट है, इसको भी ऊपर भेजा गया है। इसके थ्रू जो कलाम सेट करके सेटेलाइट है, इसका जो वजन है वो केवल 1.2 kg है, ठीक है। और जो आपका माइक्रोसेट आर है, इसका वजन 100 kg से ज्यादा है। भेजा किस पे जा रहा है, लॉन्चर क्या है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C-44 है, और इसका चौथा स्टेज PS4 का इस्तेमाल किया जा रहा है इसको ऊपर भेजने के लिए, ठीक है। तो देखा जाए तो काफी इंपॉर्टेंट वो है ये, ठीक। अच्छा, खास बात ये है कि जब माइक्रोसेट आर ऊपर भेजा जाएगा तो ये 100 kg से ज्यादा का है, मिलिट्री इमेजिन में काम आएगा, ठीक है। DRDO ने पेलोड प्रोवाइड किया है, और ये 277 किलोमीटर की पोलर ऑर्बिट में घूमेगा, यानी अर्थ सरफेस से 277 किलोमीटर की ऊंचाई पे ये घूमेगा। और कुछ डिटेल्स देखते हैं इसके बारे में, ठीक है। 130 kg का मिलिट्री इमेजिंग सैटेलाइट है। वैसे तो इसरो जब भी किसी तरीके का कोई सैटेलाइट करती है तो डिटेल शेयर करती है उसके, लेकिन इस स्पेसक्राफ्ट के कोई भी डिटेल, इस सैटेलाइट के कोई भी डिटेल इसरो ने रिलीज नहीं किए हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स। और ये बोला गया है कि जैसे ही सैटेलाइट को लॉन्च किया जाएगा 15 मिनट के अंदर अंदर इसको इसके ऑर्बिट में डाल दिया जाएगा, और इसका जो पोलर ऑर्बिट होगा 274 किलोमीटर दूर होगा अर्थ से। ये थोड़ा सा अलग है, क्योंकि इवन जो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट होते हैं ना, जो कि अर्थ के पास माने जाते हैं फ्रेंड्स, वो भी 400 से 700 किलोमीटर दूर होते हैं आपके अर्थ से, लेकिन ये केवल 274 किलोमीटर दूर है ये, ठीक है ना। और किस लिए काम आएगा, मिलिट्री पर्पजेज में काम आने वाला है, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स देखा जाए तो माइक्रोसेट आर को बनाया किसने, तो माइक्रोसेट आर को बनाने में काम इसरो का नहीं है, इसको बाहर से बनवाया गया, और मैक्सिमम काम इसको बनाने का किसने किया है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने किया है, और उसको मिलिट्री यूज में काम किया जाएगा। तो इसको बाहर से बना के बाहर से टेक्निकली असेंबल किया गया, और इसरो को बस इस काम के लिए दे दिया गया कि इसरो इसको लॉन्च करके ऑर्बिट में प्लेस कर दे, यानी इसरो यहाँ पे बस एक कहते हैं ना मीडिएटर बन गई उसको लॉन्च करने के लिए। उसका खुद का कोई R&D इसमें इन्वॉल्व नहीं है, एक कस्टमर सी बन गई इसरो। DRDO ने आया, इसरो को पैसे दिए कि भाई इसको लॉन्च करो, तो इसरो ने लॉन्च कर दिया, ठीक है। इसमें कलाम सेट करके एक छोटा सा मिनी सेटेलाइट है, जिसको स्टूडेंट पेलोड एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये भी है, लगभग 12 किलो का है ये, ठीक है। उसके आगे फ्रेंड्स PSLV C-44 ये 4th स्टेज है व्हीकल का, ठीक है। तो ये भी एक अलग तरीके का वो होगा, ठीक है, मतलब टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होगा 4th स्टेज में इस चीज़ को ऊपर ऑर्बिट में प्लेस करने में कामयाब हो जाता है। तो फिर एक रोशनी एंड्रॉइड ऐप लेके आई गई है विजुअली चैलेंज्ड बच्चों के लिए। अभी तक क्या है फ्रेंड्स, विजुअली चैलेंज बच्चे या बूढ़े किसी के लिए भी, देखिए जो विजुअली चैलेंज्ड है फ्रेंड्स, वो नोट को कैसे पहचानेंगे। 500 का नोट है, 100 का नोट है। पहले क्या होता था फ्रेंड्स, नोट के साइज अलग अलग थे, बड़े थे। अब क्या है, नोट के साइज बदल गए हैं। तो अब ये जो लोग जो नहीं देख पा रहे हैं चीजों को, वो नोटों को कैसे समझेंगे कि भाई ये कितने का नोट, ये कितने का नोट। तो उसके लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रोपर ने एक एंड्रॉयड ऐप बनाई है रोशनी, जो कि आपकी इमेज प्रोसेसिंग और एनालिटिक्स का यूज करती है नोटों को पहचानने के लिए, नोटों के डिनोमिनेशंस को पहचानने के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। और ये पहली ऐसी एंड्रॉयड ऐप है जो सक्सेसफुली नोटों को पहचानने का काम कर पा रही है। इससे पहले अगर करेंसी डिनोमिनेशंस को पहचानने के लिए कोई ऐप लॉन्च हुई है तो माइक्रोसॉफ्ट ने सीइंग AI ऐप लॉन्च की थी, जो कि हमारे इंडियन करेंसी के पुराने और नए दोनों के तरीके की नोटों को पहचान सकती थी। पर ये जो सीइंग AI ऐप थी, ये केवल एप्पल आईफोन वाले सॉफ्टवेयर में चलती थी, एंड्रॉयड में नहीं चलती थी, और ये विजुअली इंपेयर्ड के लिए नहीं है। लेकिन ये जो रोशनी ऐप एंड्रॉयड ऐप बनाई गई है, ये किसके लिए है, ये विजुअली चैलेंज लोगों के लिए है, और नए नोटों को ठीक से पहचान सकती है। और इसको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रोपर ने बनाया है। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, याद रखिएगा।
अब हम लोग केरला पे आ जाते हैं फ्रेंड्स। केरला पे आपको पता था, पहले पार्टनरशिप मीट है इसका टॉपिक का नाम। तो केरला में बहुत जबरदस्त फ्लड्स आए थे, काफी तबाही मच गई थी, बहुत सारे लोग प्रॉपर्टी बह गए थे, जान माल का काफी नुकसान हुआ था, पैसों का तो नुकसान, प्रॉपर्टी का नुकसान तो हो ही जाता है इन चीजों में। तो अब क्या है कि केरला में अब फ्लड्स खत्म हो गए और केरला डिपार्टमेंट, जो केरला स्टेट है, वो अपने आप को बहुत तेजी से सुधारने की, रिफॉर्म करने की प्रोसेस में है। तो अब देखिए केरला की इकोनॉमी बहुत हद तक टूरिज्म पे डिपेंडेंट है, क्योंकि बहुत सारे टूरिस्ट वहां पे आते हैं, लेकिन फ्लड्स के चलते टूरिस्ट का जो इनकम है ना, जो वहां पे आना है ना, वो काफी कम हो गया है। तो अब केरला डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म ने पार्टनरशिप मीट करके एक इनिशिएटिव चालू किया, जो कि एक प्रमोशनल कैंपेन है, जिसके थ्रू केरला गवर्नमेंट लोगों को एज अ टूरिस्ट अपने यहाँ पे आने के लिए प्रमोट कर रही है। और ये जो कैंपेन उन्होंने शुरू किया है पंजाब में लुधियाना नाम की जगह से शुरू किया है, और पंजाब में इसको ऑर्गेनाइज करने के बाद ये पार्टनरशिप समिट केरला ऑर्गेनाइज करवाएगा चंडीगढ़, दिल्ली, जयपुर और हैदराबाद, बैंगलोर, कलकत्ता, विशाखापट्टनम, चेन्नई जैसी सिटीज में, और फाइनली 28 फरवरी को मदुरई में करेगा, जो फाइनल सिटी होगी इस साल के लिए। ठीक है फ्रेंड्स। फिर अभी एक एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की एक रिपोर्ट आई है। ठीक है, उस रिपोर्ट ने ये बोला है फ्रेंड्स कि फाइनेंशियल ईयर 2017-18 में पॉलिटिकल पार्टीज को जितनी भी फंडिंग मिली है, उसका 50% से ज्यादा अननोन सोर्सेस से है। अब अननोन सोर्सेस से आने का मतलब ये नहीं है कि वो ब्लैक मनी है। देखिए फ्रेंड्स, अननोन सोर्सेस से आने का मतलब ये है कि भाई वो बॉन्ड पेपर के थ्रू आ गया, वॉलंटरी डोनेशंस होती है कि एक अमाउंट तक कैश। अब जैसे कि मैं उठा और मैं गया, मैंने कुछ पैसे डोनेट कर दिए, मान लीजिए 1500 रुपए मैंने डोनेट कर दिए बीजेपी को। ठीक है, आप गए, आपने 1000 रुपए डोनेट कर दिए सपा को, तो ये आपके वॉलंटरी डोनेशंस हैं, तो ये नहीं काउंट होगा कि आपने दिया है। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो ये अननोन इनकम में काउंट हो जाएगा। उसी तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड्स भी कि उससे पैसा आया, वो भी अननोन इनकम में हो जाएगा। और खासकर आप समझोगे 50% से ज्यादा तो बहुत सारी मेन पार्टीज के लिए, बीजेपी के लिए फिगर 80% है। यानी बीजेपी का जो टोटल रेवेन्यू है उसका 80% कहां से आ रहा है, उसका 80% आ रहा है फ्रेंड्स अननोन सोर्सेस से। अब सवाल आता है कि एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स क्या है। तो ये ना ही कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ना ही स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये एक प्राइवेट बॉडी है, जिसको 1999 में एक ग्रुप ऑफ प्रोफेसर्स, जो कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद में के प्रोफेसर थे, उन्होंने मिलकर इसको बनाया था, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, जिसका काम है गवर्नेंस को इंप्रूव करना, डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करना, इलेक्टोरल और पॉलिटिकल रिफॉर्म्स को लाके अच्छे से। ठीक है, फिर यूनाइटेड नेशंस एक रिपोर्ट पब्लिश करता है जिसका नाम है वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट 2019। इसमें यह बोला गया है कि जो इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ है वो 2019-20 फाइनेंशियल ईयर में 7.6% हो जाएगी, और ये जो 2018-19 वाला जो फाइनेंशियल ईयर है ना, उसमें 7.4% है। और कहा जा रहा है कि 2019-20 के बाद जो 2020-21 वाला जो फाइनेंशियल ईयर आएगा, उसमें इंडिया की ग्रोथ हो जाएगी 7.4%। यहीं पे चाइना को जब उसने कंपेयर किया, यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन और प्रोस्पेक्ट्स की रिपोर्ट ने जब चाइना के साथ कंपेयर किया, तो उन्होंने बोला कि जो चाइना की जो ग्रोथ है ना, वो 2018-19 में 6.3% है, 2018-19 में 6.6% है, 2019-20 में 6.3% हो जाएगी, और कहा जा रहा है 2020-21 में केवल 6.2% पे आके रुक जाएगी। तो चाइना में स्लो डाउन बहुत अब क्लियरली नजर आने लगा है। फिर एक और चीज सामने आई है फ्रेंड्स, जिसका नाम है एरो 3 इंटरसेप्टर सिस्टम, और जिसको देखते ही नाम आपको किसकी याद आनी चाहिए, इजराइल की। अभी अभी रिसेंटली एरो 3 इंटरसेप्टर सिस्टम को ठीक से टेस्ट किया गया है। ये इजराइल की हाईएस्ट एल्टीट्यूड मिसाइल इंटरसेप्शन सिस्टम इसको माना गया है। इसको इजराइल और यूनाइटेड स्टेट्स दोनों मिलके बना रहे हैं, पैसा, प्रोडक्शन, डेवलपमेंट, R&D, दोनों कंट्रीज, यूएसए और इजराइल यूएसए मिलके कर रही हैं। ठीक है फ्रेंड्स, उसका काम यह है कि एटमॉस्फेयर के ऊपर से जो मिसाइल्स आती है ना, जो एटमॉस्फेयर के बाहर से जो मिसाइल्स आती हैं, उनको डिस्ट्रॉय करने की ताकत भी है इस एरो 3 इंटरसेप्टर सिस्टम के पास। देखिए क्या है फ्रेंड्स कि जो एटमॉस्फेयर से जो मिसाइल आ रही हैं, जो मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स है, वो इजराइल के पास तो था ही, अब तो इंडिया के पास भी आ गया, लेकिन एटमॉस्फेयर के बाहर से आने वाली मिसाइल्स को डिस्ट्रॉय करना, उसकी ताकत इजराइल के पास आ गई। तो ये है तो भले ही अच्छी चीज, लेकिन इससे एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई है, लोगों को थोड़े से नर्वस हो गए कि ये कहा गया है कि एरो 3 का इस्तेमाल सैटेलाइट्स को बर्बाद करने में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी एज एन एंटी सैटेलाइट वेपन भी यूज किया जा सकता है एरो 3 की, इससे लॉन्च करके सैटेलाइट्स को भी तोड़ के नीचे गिराया जा सकता है। और ये जो इजराइल का एरो सिस्टम है, इसको पार्टली कौन फाइनेंस कर रहा है, यूनाइटेड स्टेट्स, और मेन इसका प्लेयर कौन है, इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्रीज विद बोइंग। अब देखिए फ्रेंड्स, फाइनली न्यूज पे आ जाते हैं, ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2019 क्या है। देखिए ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स बस ये देखता है कि भैया कौन सी कंट्री अपने यहाँ पे ज्यादा टैलेंट को बुला के लेके आ पा रही है,
और उसमें देखेंगे तो सबसे ऊपर आ रहा है स्विट्जरलैंड, फिर सिंगापुर, यूएस, नॉर्वे, डेनमार्क। देखिए ये वो कंट्रीज है जो हमेशा से जिन्होंने टैलेंट अपने यहाँ बुलाया है। और जो एशियन कंट्रीज हो गई जैसे बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, ठीक है, फिलीपींस, यहाँ पे जहाँ पे टैलेंट है वो टैलेंट हमेशा से बाहर जा रहा है, सिंगापुर, यूएसए जैसी कंट्रीज में जा रहा है और वहां पे जाके वहां पे काम कर रहा है, इंडिया में रुक के वो काम नहीं कर रहा है। ठीक है ना। तो एक कंट्री के अंदर ये कितनी कॉम्पिटेंस है कि वो कितना ज्यादा टैलेंट अपने पास खींच सकती है, ये चीज नाप की आएगी ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स से। तो यहां पर रैंक किसकी होगी, कंट्रीज की होगी। टॉप पे कौन है, स्विट्जरलैंड, 2 पे सिंगापुर, इंडिया की रैंक है 80। ठीक है ना फ्रेंड्स। और इसको रिलीज कौन करता है, इनसीड बिजनेस स्कूल इन पार्टनरशिप विद टाटा कम्युनिकेशंस एंड एडेको ग्रुप। ठीक है। और अगर ब्रिक कंट्रीज के अंदर सबसे अच्छे परफॉर्मेंस की बात करें तो 45वीं रैंक के साथ कौन है, चाइना। तो ये थे फ्रेंड्स आज के करंट अफेयर्स, काम भर के सारे इंक्लूड कर लिए हैं। थोड़ा सा तेज जा रहा हूँ मैं जानता हूँ फ्रेंड्स, ताकि ये वीडियो आपके लिए बोरिंग ना हो जाए और बहुत ज़्यादा लंबी भी ना हो जाए। जब बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है वीडियो तो बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाती है, जो कि मैं चाहता नहीं हूँ आपके लिए हो। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। बनाने में बहुत लगती है मेहनत फ्रेंड्स। अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जरूर लाइक कर देना। कमेंट्स के थ्रू बताइए कैसी लगी, जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोज़ को शेयर करें और ठीक से पढ़ते रहें। गुड बाय फ्रेंड्स।